Welcome back, dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. Last lecture में हम लोगों ने बात की थी what are the functions of commercial bank, and now we are here with the functions of central bank. In the case of India, when you're talking about India, here the central bank means RBI. मैं RBI के बारे में पहले बता चुका हूँ. RBI was established with the RBI Act 1934 and came into operation on 1st April 1935. So this RBI is our central bank. हम लोग देखते हैं इसके functions के बारे में. तो the first function is the note issue. Central bank is whole and sole responsible and he has got the monopoly over the note issue in the country. So what are the benefits of note issue by the central bank, or you can say what are the benefits of having the monopoly of the note issue by the RBI? So first of all, the notes will be uniform in every characteristic. हर तरह जितने भी नोट्स इशू होंगे सेंट्रल बैंक के ज़रिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में चल रहे हों, दे विल बी यूनिफॉर्म इन एवरी क्वालिटी, इन एवरी शेप, इन एवरी टेक्सचर, एवरीथिंग. सो अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ RBI ही नोट इशू ना कर रहा होता, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ बैंक्स दोज वर ऑथराइज्ड, इफ हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग. सो नोट्स वुड नॉट बी यूनिफॉर्म. किसी बैंक के ओनर को पिंक कलर का नोट पसंद होता है तो किसी को ब्लू कलर का. तो अज्यूम करिए कि एक 100 रुपये का नोट है, वो कहीं से आपको मिल रहा है ब्लू कलर का, कहीं से पर्पल कलर का, कहीं से पिंक कलर का, कहीं से येलो कलर का. सो इट वुड बी अ ग्रेट मैशअप. It would be a great mess up. हौच पौच की सिचुएशन हो जाती, दैट वुड बी सिचुएशन ऑफ हौच पौच. तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तभी मेंटेन हो सकती है व्हेन देयर इज अ सिंगल अथॉरिटी दैट हैड गॉट द मोनोपोली ओवर द नोट इशू, एंड व्हेन द नोट्स विल बी ऑफ द यूनिफॉर्म क्वालिटी, व्हेन द करेंसी वुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड एवरीथिंग, देन पब्लिक कॉन्फिडेंस वुड ऑटोमेटिकली बी इंक्रीज्ड. जब सारे नोट एक तरीके के हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है, और थोड़ा सा क्या यू कैन से बहुत 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि ये क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी है RBI जहाँ से ये आ रहा है, और ये जो उसके बाद वादा है, आई वुड प्रॉमिस टू पे द बियरर द रुपी सम ऑफ रुपीज़ सो एंड सो. क्योंकि हमें पता है कि RBI एक ऐसी बॉडी है जो कि हमको ये अश्योर कर सकती है, तो हम उसमें 101% कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारी जो पैसा हमारे पास है वो हमें कुछ दे देगा. देन साथ ही साथ जब एक जगह से कोई चीज़ इशू होती है तो हमें कंट्रोल भी रहता है कि हम कितनी चीज़ इशू कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर बॉडी को ये पता होता है कि हमने कितनी चीज़ें इशू करी. तो जो एक्सेस इशू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है जिससे कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता था, उस पर भी हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि एक अथॉरिटी है, सिर्फ सिंगल अथॉरिटी है जो कि सारे नोट्स को इशू कर रही है, तो उसको पता है कि कितने नोट ज़्यादा इशू हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना भी उसकी बस में होता है, और उसको क्योंकि उसके बारे में पता होता है. साथ ही साथ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से प्रॉफिट भी जनरेट होता है जो कि सरकारी खाते में जाता है, तो प्रॉफिट भी अराइज होगा जो कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को अल्टीमेटली देगी. द सेकेंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स टू द बैंक. ये कमर्शियल बैंक का बैंक होता है. RBI एक्ट्स एज अ बैंकर टू द बैंक्स. ऑल द कमर्शियल बैंक कीप देयर रिजर्व्स. आपको याद होगा 2 तरह के रिजर्व थे, CRR एंड SLR. तो CRR जो होता है वो कमर्शियल बैंक अपना सेंट्रल बैंक के पास रखता है. तो सेंट्रल बैंक एक्ट मतलब सेंट्रल बैंक के पास CRR की कस्टडी रहती है, दैट रिमेन द सेफ इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा उठा के सेंट्रल बैंक को या RBI को इंडिया के केस में दे देता है, और यहाँ पे वो चीज़ सिक्योर भी रहती है और उसको होल्ड भी रखता है. देन हम आगे बात करते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी किसी भी सोर्स से कहीं से भी कुछ भी मतलब कोई भी सिक्योरिटी ऑफर करके या किसी भी तरीके से लोन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पास अप्रोच करेगा और अपनी सिक्योरिटीज़ को देने के बाद वहाँ से लोन ले लेगा इमरजेंसी कंडीशंस में, और जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ थी उसको अपने हिसाब से चला सकता है. तो इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस एक तरह से और बढ़ जाता है कि कमर्शियल बैंक
की बैकिंग में आरबीआई खड़ा रहता है, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देन हम बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन की, क्योंकि आप ये जानते हैं जब हम क्लियरिंग हाउस के बारे में बात करेंगे तो ये बात आपको पता है कि ऑल द कमर्शियल बैंक कीप देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास मौजूद है। इसी तरीके से द सेंट्रल बैंक कैन सेटल द क्लेम एंड काउंटर क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द मिनिमम यूज़ ऑफ कैश, क्योंकि इन सारे कमर्शियल बैंक्स का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में तो पीएनबी है, एचडीएफसी है, यू कैन से आईसीआईसीआई, ये बहुत तरह के बैंक्स हैं। इन सब के अकाउंट कहाँ हैं? आरबीआई में। तो अगर मान ली एक पीएनबी अकाउंट होल्डर ने एचडीएफसी अकाउंट होल्डर को एक चेक दी और एचडीएफसी वाले ने आईसीआईसीआई को एक चेक दी, मतलब एचडीएफसी वाले अकाउंट होल्डर को आईसीआईसीआई वाले अकाउंट होल्डर को पे करना है और आईसीआईसीआई वाले अकाउंट होल्डर को अल्टीमेटली पीएनबी के अकाउंट होल्डर को पे करना है, तो इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। समझना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ से पैसा उठाओ यहाँ दो, यहाँ से उठाओ यहाँ दो। तो आरबीआई क्योंकि इन सबको ऊपर से देख रहा है, क्योंकि ये सारे लोग अपना अकाउंट आरबीआई में खोले हुए हैं, तो सिंपल आरबीआई क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट के रूल के हिसाब से पीएनबी को डेबिट करता है उस अमाउंट से जो कि उसको एचडीएफसी में देना था। मान लो 10,000 रुपये, 10,000 से डेबिट कर देगा और आईसीआईसीआई वाला जो है वो पीएनबी अकाउंट होल्डर को 12,000 देने वाला था। तो अब पीएनबी के अकाउंट से जाएंगे 10,000 और आने वाले हैं आईसीआईसीआई के जरिए 12,000, तो पीएनबी के अकाउंट को डेबिट करेगा 10 से, 12 से क्रेडिट कर देगा, एचडीएफसी को 10 से क्रेडिट करेगा क्योंकि पीएनबी वाला एचडीएफसी को दे रहा है और एचडीएफसी वाला आईसीआईसीआई को 8,000 रुपये देने वाला है, तो एचडीएफसी के अकाउंट को डेबिट कर देगा वो 8,000 से और आईसीआईसीआई को क्रेडिट कर देगा। तो उसके लिए बहुत आसानी है क्योंकि उसके पास सारे अकाउंट्स उसके सामने हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया उसी तरीके से आरबीआई भी सारे बैंक से अकाउंट को इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के रूल के हिसाब से सारे अकाउंट्स को सेटल कर देगा, जो कि बहुत ईजी होगा और बहुत ही आसानी तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। देन कम्स द थर्ड फंक्शन, दैट इज़ कि आरबीआई एक्ट एज अ बैंक, एजेंट एंड द एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ये तीन बातें हैं। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जाती है, अकाउंट खुलवाती है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट, ये दोनों बॉडीज़ किसके पास अपना अकाउंट खुलवाती हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, गवर्नमेंट से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। तरह तरह के डिपॉजिट जो गवर्नमेंट के पास आते हैं उन सारे डिपॉजिट्स को ये इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स आरबीआई के पास जमा कर रही हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के होते हैं वो सभी अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ शॉर्ट टर्म लोन वगैरह चाहिए तो भी आरबीआई गवर्नमेंट को लोन भी देती है। अलग अलग तरीके से शॉर्ट टर्म लोन्स की फैसिलिटी और प्रोविजंस मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर कोई पेमेंट करना है गवर्नमेंट को किसी को, या पेमेंट को रिसीव करना है, तो वो पेमेंट रिसीव और पेमेंट को करने के लिए भी आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है कि आरबीआई गवर्नमेंट का पेमेंट रिसीव भी कर सकती है और पेमेंट कर भी सकती है। देन गवर्नमेंट को जो पब्लिक से टैक्स मिलता है या टैक्स किसी भी तरीके से पब्लिक को कुछ देना है अगर गवर्नमेंट को, तो वो आरबीआई के थ्रू ही पैसा सैंक्शन हो जाता है। जो भी पैसा टैक्स का होता है वो आरबीआई में जाके अल्टीमेटली डिपॉजिट हो जाता है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को बहुत सारे फैसले लेना है, जैसे डीवैल्यूएशन करेंसी का करें कि ना करें, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी बनाएं कि ना, किस तरह से बनाएं, क्या उसके अंदर प्रोविजंस रखे जाएं, क्या उसके अंदर चीज़ों का ध्यान रखा जाए, या बजटरी पॉलिसी को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, इन सब चीज़ों पे भी आरबीआई जिस तरह से एक जनरल पब्लिक को उनके फाइनेंशियल मैटर्स पे राय मशवरा देता है, इन द सेम वे आरबीआई एडवाइसेस एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट framing of different policies like devaluation, foreign exchange policies, budgetary policies and so on। बहुत तरह की policies में, बहुत सारे financial matters में आरबीआई पब्लिक को गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। So now the fourth function of the central bank is to stabilize the exchange rate। अगर हम ये जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ custodian of the foreign exchange reserve, so the main function is to stabilize the exchange rate। क्यों अपने पास सेंट्रल बैंक सारे एक्सचेंज रेट सारी फॉरेन करेंसीज को रखता है? टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है
अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को जिस तरह से किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस को स्टेबलाइज करना पड़ता है उसके डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, इसी तरीके से हमें फॉरेन एक्सचेंज को भी एडजस्ट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड सप्लाई। उसके प्राइसेस को हमें, उसके एक्सचेंज रेट को हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस उसका बढ़ता है, मान लो फॉर एग्जांपल डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, दे विल स्टार्ट सेलिंग द सिक्योरिटी। डॉलर अगर मान लीजिए डॉलर रुपए के मुकाबले उसका प्राइस बढ़ना शुरू कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक उस डॉलर को अपने पास से मार्केट में बेचना शुरू कर देगा, सेल शुरू कर देगा। सेल शुरू करने से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द सप्लाई, उस चीज़ की सप्लाई क्या होगी, उस फॉरेन करेंसी की सप्लाई विल इंक्रीज, और सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो जो प्राइस बढ़े हुए थे वो प्राइस वापस कम आ जाएंगे, और इस तरीके से किसी भी फॉरेन करेंसी के जो प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और यू कैन से आरबीआई, इज टू कंट्रोल द क्रेडिट। हम इसके लेक्चर्स कई पार्ट में अलग अलग ले चुके हैं। देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना, देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना भी आरबीआई का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इसको अचीव किया जाता है। सेंट्रल बैंक अगर इसको करता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का नाम देंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टूल्स हैं दैट विल बी स्टडीड इन दी फिस्कल पॉलिसीज़। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह की बेसिक पॉलिसीज़ हैं, जनरल पॉलिसी एंड सेलेक्टिव पॉलिसी। इसकी डिटेल्ड वीडियो हम इसी में लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, उनके सारे लिंक्स दे देंगे, आप वहाँ पे जाके इनको बहुत ही कायदे से देख सकते हैं, क्योंकि दैट विल बी अ ह्यूज वीडियो, इट विल बी अ लेंथीएस्ट वीडियो यू कैन से। अगर हम सारे पॉइंट्स को फिर से इसमें इंक्लूड कर लें तो आप इतना समझ सकते हैं, जनरल और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की मदद से सेंट्रल बैंक किसी भी देश का मॉनेटरी पॉलिसी में दोनों पॉलिसीज़ को इंक्लूड करके देश में क्रेडिट को, इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से सिक्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स भी पेश करता है कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कितना जो है वो आपका क्रेडिट चल रहा है, किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल किया गया, बैंक रेट क्या रखा गया है, बैंक रेट से इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी जो भी डेटा है, जो भी देश में हो रहा है इकोनॉमिक डेटा, वो सब कुछ आरबीआई कंट्रोल करता है, और अपने पोर्टल पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर इनकी आप अगर जाएंगे तो आपको ये सारे डेटाज शो हो जाएंगे, और वहाँ पे ये डेटा गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, रिसर्चर्स के लिए भी यूज़फुल है, डिफरेंट बैंक्स के लिए भी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स के लिए भी ये डेटा बहुत ही ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव रहेगा और सपोर्टिव रहता है। तो आरबीआई वाला फंक्शन भी आपके लिए परफॉर्म करता है, जिससे कि आप पॉलिसीज़ या रिसर्चेस को प्रॉपरली अंडरटेक कर सकें। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर में अगर कुछ भी समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके लिए दुआ भी है कि अपने आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बेस्ट परफॉर्म करें। सो वी ऑफर अ बेस्ट ऑफ लक टू यू, और उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे हमारे नंबर्स वगैरह गिवन है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन मैसेज। थैंक यू फॉर नाउ।